नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमार और हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, देश में एक पार्टी का उदय हो रहा है और पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी। इस पार्टी का उदय उस दिन होना शुरू हुआ था जब भारत के माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बताया था। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया, लेकिन इंस्टाग्राम पर एक पार्टी बनी कॉकरोच जनता पार्टी। और इस पार्टी के आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं, किसी का भी अगर फॉलोअर की बात करें तो इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर कॉकरोच जनता पार्टी के हैं। कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है अभिजीत, जो महाराष्ट्र के एक युवा साथी हैं उन्होंने, और देश के 80 लाख से ज़्यादा लोग युवा साथी इनको फॉलो कर चुके हैं। और जो इसमें ज्वाइनिंग की जो शर्तें हैं उनमें एक लेजी होना भी एक शर्त है जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे पसंद नहीं आई। बाकी अपने अपने युवाओं के सोचने के ढंग हैं। कॉकरोच जनता पार्टी देश में क्या चाहती है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी किसी राजनीतिक पार्टी का ही टूल है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी नेपाल और बांग्लादेश के जैन जी आंदोलन से प्रभावित है? क्या भारत में जैन जी कोई कमाल कर सकता है या जैन जी में कमाल करने का मादा बचा हुआ है? क्या सोशल मीडिया के सहारे भारत में बदलाव हो सकता है? भारत की परंपरागत पार्टियां खत्म हो सकती हैं? खूब सारे इसमें सवाल हैं, लेकिन सवालों से परे एक बात यह है कि अगर देश के 80 लाख मोबाइल इस्तेमाल करने वाले युवाओं ने कॉकरोच जनता पार्टी को किसी भी तरीके से फॉलो किया है तो एक मोटा मोटा आइडिया हम ये लगा सकते हैं कि देश का युवा इन परंपरागत पॉलिटिकल पार्टियों को पसंद नहीं करता है, इनसे उब चुका है, इनसे कोई उसको आस और उम्मीद दिखाई नहीं देती है। उसका विकल्प ये कॉकरोच जनता पार्टी बन सकती है, नहीं बन सकती, ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि परंपरागत राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टियों का से देश के युवाओं का विश्वास उठ चुका है। इस बात से आप भी सहमत होंगे। आप इस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, ये आप अपने विचार रख सकते हैं और हम तो आज इस पे चर्चा करेंगे ही। त्यागी जी, कई बार हमारे वीडियो में ये बात उभर के सामने आई और आपने बहुत जोर दे के कई बार ये कहा है कि जब देश की जनता को ये लगता है कि हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है तो फिर जनता एक विकल्प दे देती है। और ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या उसी विकल्प की एक सुगबुगाहट, कसमसाहट है? और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कहा जा रहा था 21वीं सदी भारत की है, एशिया की है, लेकिन हमने उस पर दावा कर दिया चीन की नहीं, हमारी है। हमारी। और उससे चलते चलते हमारी बहस और हमारी चिंतन जो है वो कॉकरोच तक की यात्रा पूरी कर चुकी है। विश्व गुरु से लेकर कॉकरोच तक पहुंचे हम। और अगर इस तरह की कोई पार्टी बनती है भविष्य में, कह नहीं सकते भी क्या स्थिति है, तो उसके जनक, उसके ए.ओ. ह्यूम जो होंगे ना, वो CJI सूर्यकांत होंगे और वो हरियाणा के रहने वाले हैं। तो हरियाणा के खाते में एक बड़ी उपलब्धि ये दर्ज हो जाएगी इतिहास में कि ये जो पार्टी है और इसने कुछ कर दिया अगर भविष्य में जाके, तो इसके जनक हरियाणा के मूल निवासी खाते में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत शर्मा जी थे, जिन्होंने एक पत्थर फेंका और जितने कॉकरोच थे वो सारे इधर उधर बिलबिला कर बाहर निकलाए। हमने पहले भी चर्चा किया है कि CJI को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर दी। हालांकि उन्होंने उसमें संशोधन भी किया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। और तभी से ये सुगबुगाहट शुरू हो गई थी और कहते हैं कि 4 दिन में 1 करोड़ के आसपास पहुंच गए लोग इंस्टाग्राम पे। आजकल आपके पास पैमाना है, जिस तरीके से आप घूमते हो अपने कदमों को गिन लेते हो, 10,000 कदम हो गए, हार्ट बीट पता चल गई। दुनिया इतनी बदल गई कि 1 करोड़ लोग, जिस जनरेशन जेड की जी की बात आप करते हैं उसकी आबादी भारत में 22 करोड़ है। 22 करोड़ है। और 22 करोड़ में से अगर 1 करोड़ लोग पहले 4 दिन में उससे जुड़ गए
अब और लगातार जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ते जा चलता रहे रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। तो मैं इसको डिजिटल मीडिया या ऑनलाइन मीडिया पे इंटरनेट सेंसेशन के नाम से ज़्यादा उचित करना चाहूँगा। इसमें जो शुरुआत इसकी हुई है वो सटायरिकल है, बिल्कुल हास्यास्पद, मजाक मजाक में ये चीज़ें हुई हैं, होती दिखती हैं। और फिर जैसे ही इन लोगों जिन्होंने शुरू किया उनको ये लगा यार ये तो रिस्पॉन्स आने लगा, है ना, तो उसकी अब चर्चा होने लगी सब में। और उनके जो अभिजीत दीपके हैं उनके इंटरव्यूज़ भी आ रहे हैं दुनिया भर के। तो एक घटना तो हो गई है बहुत बड़ी। अब सवाल यह है कि जो परंपरागत राजनीतिक दल हैं, क्या उनमें इसको लेके चिंता है या वो इसको कैसे सेटल करेंगे? धर्मेंद्र जी, मेरा ये मानना है कि पॉलिटिशियन कभी भी संभावनाओं पर पैसा खर्च नहीं करता। प्रेगनेंसी है, इस पर उसका कोई लेना देना नहीं, गर्भावस्था में उसकी कोई, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो लोग सोच देंगे अब हम इसका नामकरण करें, कैसे इसका उपयोग करें। तो अगर ये बच्चा पैदा हो गया, अब इससे कौन सी पार्टी को ये लग रहा है कि अगर इस पूरे माहौल को हम अपने पक्ष में कर लें तो वो इस पे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। यही प्रयोग 2012 में भी हुआ था। ये जो कहते ना कि उन लोगों ने उस आंदोलन को चलाया था, उस पार्टी ने, ऐसा कुछ नहीं होता। आंदोलन जब अपनी शैशव अवस्था में आ जाता, लगता लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, तब राजनीतिक दल ये सोचते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो आज इस सारी स्थिति का लाभ उठाने की स्थिति में या जो इच्छुक है वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उसके खिलाफ माहौल है, वो सत्ता में बना रहना चाहते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि हमारे खिलाफ जो असंतोष है, और उसमें ये सेफ्टी वाल्व का काम करेगा, इस असंतोष को अगर हम वोट की शक्ल जब ये लेकर बेकार करते हैं इस वोट को, तो हमारे तो खिलाफ जाना ही था, तो वो किसी के भी काम नहीं आएगा। ये राजनीतिक दलों की हमेशा से दृष्टि रहती है। और इसी में जैसे ये इन चीज़ों का लाभ उठाते ना, असंतोष का, उस समय आपके वो थे, क्या थे, विनोद राय, वो आगे थे, और फिर एक अन्ना हजारे ढूंढा गया और पूरा माहौल। तो अब सूर्यकांत जी आगे उस भूमिका में, जैसी जो भी है विनोद राय जैसी। और अब एक तलाश ये है कि कोई ऐसा बूढ़ा मिल जाए अन्ना हजारे टाइप का, लेकिन उससे लोगों का भरोसा उठ गया। तो अब ये जो जनरेशन जेड की जो लड़ाई है, ये किसी बूढ़े व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं लड़ी जाएगी, ये तो तय है। इससे तो यही लोग लड़ेंगे। और चिंता कहाँ कहाँ है, भाजपा के लोग अब अभिजीत दीपके का इतिहास बताने लगे। उसके आ रहे हैं कि वो मनीष सिसोदिया के साथ खड़ा है। एक बयान में उसने ये भी कह रखा है कि मैं आपके दिशा निर्देश में काम करूंगा और आजीवन जो आपका मुझे साथ मिला है उसको नहीं छोड़ूंगा। और बोस्टन यूनिवर्सिटी में वो काम कर रहे हैं, और वो वही वैसा ही काम कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर की यूएसपी है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट, डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट, और पता नहीं किस किस चीज़ के स्ट्रेटेजिस्ट है। और साथ में लेवल लग गया बोस्टन अमेरिका में है। तो हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा क्रेज है ना इन चीज़ों का। तो इस बैकग्राउंड के साथ, इस सीवी के साथ में जब कोई नौजवान उतरता है और वो भी भाषा बोलता है व्यवस्था परिवर्तन की, तो लोगों को लगता है कि यार कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। तो अब लोग, मुझे ये लग रहा था कि 2012 के अरविंद केजरीवाल का प्रयोग विफल होने के बाद मैं ये समझता था कि भारत के लोग अब किसी के झांसे में नहीं आएंगे। लेकिन मैंने देखा कि लोग भारत के झांसे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ये एक झांसे से निकल जाएंगे तो इनको दूसरा एक झांसा तैयार चाहिए। ये इधर से उधर जाने में इनको वक्त नहीं लगता, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। फोन दिखाऊं, 100 से ज्यादा मैसेज मेरे पास अपने व्यूअर्स के हैं जो ये कह रहे हैं कि जब बात करो आप इस पे, बात करो आप इस पे। और देखिए आप आज का युवा क्या है, उन पॉलिटिकल पार्टी वो कह रहा है कि लेजी हो जाओ, मतलब मुझे लेजी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो मोबाइल में 24 घंटे मतलब लगे रहे। वही मैं कह रहा था ना कि वो जो हास्यास्पद और व्यंग्यपूर्ण जो एक चीज उन्होंने जो 4 शर्तें रखी हैं, उसमें एक तो लेजी होना है, एक उसमें अनएम्प्लॉयड होना है, तीसरा है उन्होंने जो लिखा है कि क्रॉनिकली ऑनलाइन, ऐसे लोग जो कम से कम 11 घंटे 24 घंटे में से इंटरनेट को या इस चीज़ को दे रहे हैं। और वो एक उन्होंने लिखा है
रेंट प्रोफेशनली, इसका मतलब लोग नहीं समझ पा रहे हो, अंग्रेजी में सारी वो चीज़ें हैं। रेंट का मतलब, रेंट प्रोफेशनली का मतलब है थोथी निंदा, कड़ी निंदा, यानी सिर्फ आप निंदा करते हैं, करते कुछ नहीं। तो उन्हें ये 4 वैरायटी के लोग चाहिए। लेजी, जो निकम्मे हैं, मतलब जो हर चीज़ को टालते हैं, देख लेंगे 1 करोड़ लोगों हो ने तो जाएगा। स्वीकार की ना ये सारी शर्तें। हाँ, तो ये व्यंग है ना इसके पीछे। अगर लेजी लोग इस सारी चीजों, आप बेरोजगार तो मिल जाएंगे, बेरोजगार सेनाएं भारत में बनती रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, बेरोजगारी वालों कोई इशू है नहीं। तो इन्होंने कहा कि सूर्यकांत चीफ जस्टिस की रिएक्शन के रूप में जो वो बिंदु उठा के इन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे लोगों की पार्टी बनाओ। तो एक तो ये बात मेरी समझ से परे और मुझे इसमें कोई तुक नज़र नहीं आती, और आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, ये क्या है कि लेजी लोग चाहिए, ये लोग चाहिए। तो इससे अभी तक लोग इसे गंभीरता से नहीं लेंगे इस चीज़ को। फिर उन्होंने कहा कि आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, जो मुद्दा आधारित पार्टियां होती हैं ना, कुछ मुद्दे अब डाले हैं उन्होंने, जो मुद्दा आधारित पार्टियां होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं। ये राजनीतिक दल, जो स्थापित राजनीतिक दल हैं, परंपरागत राजनीतिक दल जिन्हें आप कह रहे हैं, ये मूर्ख नहीं है। इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा हैं, गहरी हैं अंदर, और वो इन चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को जो होती नहीं, उनको एब्जॉर्ब कर जाते हैं। ऐसी उम्मीद 2012 में लगी थी कि जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सफलता मिली, लगता था देश बदल जाएगा पूरा। ये तो 2014 में भी लगा कि देश बदल जाएगा। मोदी जी का तो जनरेशन जेड से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बेबी बूमर है मेरी तरह। एक जनरेशन होती बेबी बूमर, जो 1946 से 1964 के बीच पैदा हुए। अच्छा जी, बेबी बूमर, वो बेबी बूमर है। उसके बाद हुए XYZ। उनका बेबी बूमर नाम क्यों पड़ा? वो बेबी बूमर, ये बस बेबी बूमर ही है, वो हैं तो हैं। दरअसल ये जो श्रेणियां हुई ना, अमेरिका से जारी हुई, हमारे इनका कोई लेना देना है नहीं। तो वो तो अब जैसे अब अल्फा बीटा गामा होने लगी हैं। अभी से उन्होंने बता दिया कि जो 2000 से लेके अब 2039 तक पैदा होंगे, 25 तक, वो उसमें रखे जाएंगे अल्फा बीटा जनरेशन में। तो वो क्लासिफिकेशन करते रहते हैं, उससे कोई हमारा लेना देना लंबा चौड़ा कुछ है नहीं। तो मतलब बेबी बूमर जनरेशन का एक आदमी 2014 में, जब ये जनरेशन शुरू हो रही है जेट, आके उसने सपना दिखाया, मैं सब कुछ बदल दूंगा। परिणाम आपके सामने है। उसी समय वो आपके अरविंद केजरीवाल आ रहे थे। तो 2 क्रांतियां एक साथ चल रही थी व्यवस्था परिवर्तन की, व्यवस्था बदली नहीं। तो असंतोष जो है ना, ये न मोहभंग जो है, दोनों से है। तो आज का भारत का नागरिक जो है वो इन आंदोलनकारियों से भी दुखी है। उसको ये लगता है कि इस सिस्टम में आने के बाद ये लोग करप्ट हो जाएंगे, उसका भरोसा इन पर नहीं रहा, और परंपरागत दलों से उनको कोई आशा नहीं है। लेकिन जब इस तरह के क्रांतिकारी तथा कथित व्यवस्था परिवर्तन करने वाले दल जब विफल होते हैं, तो आदमी लौट के फिर उन्हीं की तरफ चल पड़ता है, ट्रेडिशनल की। यार इससे तो वही ठीक थे, कम से कम वो इस तरह की बातें नहीं करते ना। तो आज भारत के में मोहभंग की स्थिति जबरदस्त है। मोहभंग है सारी पॉलिटिकल पार्टी। मोदी जी से पूरा मोहभंग है लोगों का, भक्तों को छोड़ दो। सर भगत भी अगर उनको ढंग से बात की जाए तो वो कहेंगे सारे चोर हैं। हाँ, तो ये जो सारे चोर वाली जो मानसिकता है, ये एक नया विकल्प खड़ा करने की इजाजत देता है। भारत में हर 15-20 साल में एक अजीब किस्म का असंतोष इकट्ठा हो जाता है, वो फिर फूटता है। ऐसी जैसे अंग्रेजों के टाइम में कांग्रेस बनी थी, वो भी इसी पर्पज से बनी थी कि बहुत ज़्यादा असंतोष है। 1857 में उन्होंने देख लिया था अंग्रेजों ने कि बुरी हालत है। 1858 में वो आपके गवर्नमेंट ने वहाँ चार्ज ले लिया। फिर ये उपाय सोचे गए कि ये जो रिजेंटमेंट है लोगों में, इसको कैसे शांत किया जाए। तो वो कांग्रेस बन गई और वो बड़ी इफेक्टिव रहा। फिर वो चलते रहे लंबे टाइम तक। फिर 1905 में बंग भंग हुआ, तो उसके बाद में बंगाल का विभाजन हो, तो फिर एक धारा उसमें से निकली जो क्रांति की बात करती थी। वो मतलब वो नरम और गरम वाले जो दल बने थे। और उसके बाद में फिर जब गांधी आए, गांधी भी ऐसे आए थे जैसे ये है ना, और वो आदमी टिक गया आके, चूँकि उसने लंबी चौड़ी बात नहीं करी, और जिस तरह की बातें की वो आम आदमी की समस्या पर थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनसे कोई खतरा भी नहीं था, क्योंकि वो तो प्रभु यीशु ईसा मसीह की भाषा बोल रहे थे और बहुत नैतिक ऊंचे मापदंडों की बात कर रहे थे। पर एक बड़ी बात करी कि उन्होंने जन आंदोलन शुरू कर दिया, मतलब मासेस में चले गए। गांधी से भी मोहभंग हुआ। हाँ, गांधी जी से भी हुआ है ना। हमारी एक पूरी पीढ़ी सिर्फ ये बात कहते कहते बड़ी हुई कि गांधी की वजह से देश का भट्ठा बैठ गया। उसी समय हो गया। अब लोग समझते नहीं, नेहरू का भी गांधी से मोहभंग हुआ था।
हाँ, हुआ नेहरू था। का अपने बाप, अपने पिता मोतीलाल से भी नेहरू का वो नहीं, मोहब्बत गांधी हुआ जी था। से हुआ था। गांधी जी से वो बहुत काफी परेशान रहे। आप ये देखिए उनकी कि बातें नहीं मानते थे वो। नेहरू जो है जब तक विदेश से लौट के आए वो मार्क्सवाद से प्रभावित हैं पूरी तरीके से। और नेहरू जिस समय एक्टिव है उनकी उम्र 26 साल थी मात्र। आज हमें ये लगता है ना कि बूढ़ा रहा होगा, डर है उस टाइम तो उस समय वो जैन जी नौजवान था। उस समय का। और उस समय की जितनी भी जवानी थी, उस दौर की जो जवानी थी, वो बिल्कुल एकदम आज़ादी चाहती थी। और उसका परिणाम कब निकला, जाके 1929 में जब पूर्ण स्वराज की बात हुई, उस समय कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा ये कहता था कि चलने दो जैसे चीज़ें चल रही हैं, हम डोमिनियन का दर्जा भी ले लेंगे, इनके अधीन भी रह लेंगे, हमें तो बस ये चीज़ें चाहिए छोटी छोटी। तो लेकिन पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया तब। वो कौन थे? वो मोहभंग वाले लोग थे। वो फिर नेहरू से भी मोहभंग हुआ कि भाई हम सोच रहे थे आज़ाद देश हो गया और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी दुनिया में, अब वो नहीं हुई। तो नेहरू से मोहभंग हुआ, तो उसके बाद राजनीति विकसित हुई और दल आगे तमाम, फिर उनसे भी मोहभंग हुआ है। तो ये मोहभंग जो है ये एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी। लेटेस्ट जो मोहभंग है दोनों धाराओं से है, और लोगों में एक निराशा ये कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये कॉकरोच कितना कुछ करेगा। अभी मैं तो गंभीर हूँ नहीं इस बात को लेके। एक बार मैं वैसे किस्सा याद आ गया मुझे। मैं पढ़ता था तो मैंने एक रूम ले रखा था हिसार में, और पढ़ते पढ़ते मुझे एक कॉकरोच दिखाई दिया। तो मैंने अपनी चप्पल लेके उस कॉकरोच को मार दिया और मैं फिर पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद मेरा फिर ध्यान गया तो उस मरे हुए कॉकरोच के पास 4-5 कॉकरोच इकट्ठा हो रहे थे। मैंने चप्पल लेके उन 4-5 को भी मार दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे सर, अगले 3 घंटों के अंदर अंदर मैं उस कमरे से मुझे बाहर जाना पड़ा। इतने कॉकरोच आ गए थे जिनको मैं चप्पल से मार ही नहीं पाया। बात ये नहीं है कि इन पे हम बिलीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। देखो मतलब मैं उस खतरे को देख रहा हूं सर कि इन पे अगर मान लो शक करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन मतलब अगर सच में ही ये भारतीय युवाओं के गुस्से की अभिव्यक्ति है तो फिर आने वाला जो कल है जो इनके गुस्से के रूप में रिफ्लेक्ट होने वाला है, वो अगर सही और सच्चा हुआ तो वो सारी पॉलिटिकल पार्टियों को उड़ा देगा सर, मुझे पूरा विश्वास है। देखो, शक करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, और जब तक ये लोग फिजिकल फॉर्म में इंस्टाग्राम से उतर के धरती पर ना आए। आज एक रोहतक में कोई प्रदर्शन हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी अभी वो छिटपुटे हुए, अभी मजे ले रहे हैं लोग, अभी मजे वाली स्टेज है। जब ये पता चल जाए कि इस पार्टी का ये नेतृत्व, एक तो इसका नाम बदलना पड़ेगा, ये कॉकरोच नहीं रहेगी। अच्छा, क्यों सर? कॉकरोच जनता पार्टी क्या मतलब है? कर देगी रजिस्ट्रेशन किसी नाम से, करवा लो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लग जाएगा इस पे। अच्छा, ये लोग अभी जो भी इसके पीछे हैं, जो ब्रेन है, वो या तो अभी जज कर रहे हैं, वो लेवल ऑफ रिजेंटमेंट देख रहे हैं, असंतोष का स्तर कितना है और क्या ऐसा कोई प्रयोग किया जा सकता है। जब ये चीज़ें हो जाएंगी ना, इनको लगेगी संभावना, तो आप देखना कि एक पूरा मंडल साहब को दिखाई देगा जिसमें प्रशांत भूषण टाइप, योगेंद्र यादव टाइप जो पहले आए थे, मतलब ये लोग दूसरे होंगे और आ जाएंगे, पुराने वाले भी उनके साथ लगेंगे। और ऐसे लोग जैसे हमारे हरियाणा विशेषकर, जिन्हें भी कहीं मतलब इच्छाएं बहुत हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग हैं, है ना, और वो किसी न किसी माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो वो जिनको टिकट नहीं मिल पा रहे लंबे समय से, वो अपनी संभावना, तो तरह तरह के लोग आएंगे। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि लेजी अनएम्प्लॉयड और आपके इससे चिपके हुए लोग आए, और बूढ़े लोग भी आएंगे, क्योंकि इस जनरेशन जेड के तो देने वाले लोग आएंगे। इस जनरेशन जेड के पास धरातल पे चुनाव लड़ने के लिए पैसा तो है नहीं, कहाँ से लाओगे आप? और फिर ये बताओ ना, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यों की संख्या 10 करोड़ होने का वो दावा करते हैं, तो 5 करोड़ तो उन्हीं के हैं, 50% तो होंगे कम से कम जनरेशन जेड में, कांग्रेस के पास भी हैं। तो जो जनरेशन जेड बिखरी पड़ी है और दलों में, उसको इसके बैनर के तले आने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो वहाँ अपना कुछ टाइम दे चुके हैं, 2, 4, 5, 7, 10 साल जो भी दिए, तो ऐसे कैसे आ जाएंगे इसके पीछे? तो सतर्क होने का भी एक माहौल है। और लोगों ने वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, वो स्थिति अब हमें पैदा करनी पड़ेगी। कोई भी आके कुछ भी कह दे और हम उसके पीछे पागल हो जाए। ये क्या है, जैसे स्प्रिंग रिवोल्यूशन हुआ था, ये व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से अरब में क्रांति हो गई थी, तो उन्होंने सोचा यार ऐसे परंपरागत समाजों में जहाँ इतने रूढ़िवादी हैं वहाँ क्रांतियाँ होगी। वहाँ क्रांति होने पर यहाँ फर्क है। 150 करोड़ का देश है,
यहाँ आपके एक हिस्से में क्रांति, अब मणिपुर जल रहा है 2.5 साल से, आपने शेष भारत में कहीं चिंता देखी है? नहीं करता। कहाँ गए ये करते लोग? हैं बुद्धिजीवी लोग, पर क्रांतिकारी ज्यादातर नहीं गए करते। कहाँ? क्यों? आप अपनी समस्याओं में उलझे हुए हो। देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो इस समय या पिछले कुछ सालों से या पहले भी अपने अपने संघर्षों से ना जूझ रहा हो। कहीं कोई समस्या, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई किसी का रूप है। तो ये क्रांति की बात करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसको धरातल पे उतारने में, एक तो मुझे जो लोग हैं इनका पता नहीं, चेहरा नहीं पता, इनविजिबल है अभी। अभिजीत दीपके एक नाम आ गया, कौन अभिजीत दीपके? कुछ नहीं। साथ में ये भी आ गया भैया आम आदमी पार्टी से निकला हुआ आदमी है, और उन्होंने शायद कुछ प्लान किया हो, क्योंकि वो तो बहुत शातिर लोग हैं, वो कोई कम है। वो तो महा ब्रिलियंट लोग, सबसे पहले ब्रिलियंट लोगों की जो एंट्री हुई है भारत की राजनीति में। अभी सिर्फ नाम और फॉलोवर के अलावा कुछ भी स्पष्ट नहीं है, ये तो सत्य है। ये टेस्टिंग है। और फिर मेरा ये कहना है कि जो मुद्दा आधारित चीजें हैं ना, वो नहीं चलती राजनीति में। स्थायी राजनीति के लिए आपको, हमने कल अपनी वाली वीडियो में हमने क्या कहा कि भाई आप जुड़ो, किसी ना किसी विचार से जुड़ो, विचार चाहे जैसा हो। विचार जैसा। विचारहीन दल से या ऐसी भीड़ में आप जाओगे तो हो सकता है तात्कालिक कभी कोई भीड़ में भेड़े जाती हैं। हाँ, भीड़ में भेड़े जाती हैं। अब छोटे से स्तर पे आम आदमी पार्टी को सफलता मिली है ना, पंजाब में मिल गई तो दिल्ली से साफ हो गए। मतलब अब वो दिग्भ्रमित हैं, आइडियोलॉजी कुछ है नहीं। तब पहले हिंद स्वराज की बात करी, गांधी गांधी गांधी, फिर जब आई सत्ता में तो गांधी की फोटो हटा दी वहाँ से। फिर उनको लगा यार अंबेडकर के माध्यम से मैं दलित साथ में लेने और नौजवानों को साथ लेना, तो भगत सिंह आ गए। ये जो काइयापन है ना, धूर्तता, ये इससे लोग समझते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ जो भी आएगा पहले धरातल पे आओ भैया, अपनी विचारधारा बताओ। आइडियोलॉजी नहीं बताओगे लोग कुछ नहीं। आप कैसा समाज चाहते हो ये बताओ। आप कह रहे यार पेपर लीक हो गए, ये प्रॉब्लम है सिस्टम की। आप भ्रष्टाचार से दुखी हो, आप इस बात से दुखी हो कि हम शहरों में निकलते हैं तो कंजेशन बहुत ज्यादा है, निकल नहीं पाते, AQI ज्यादा है। इन आधारों पर राजनीतिक दल नहीं चलते। ये बहुत गंभीर मसले हैं, लेकिन इनको लेकर पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला सकते। AQI ये इनकन्वीनियंस हैं, और इतने बड़े मुल्क में ये तो रहने वाली हैं, ये खत्म होने वाली नहीं है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने इतना बड़ा इशू था, जब उसी का आंदोलन दम तोड़ गया। क्यों? भ्रष्टाचार को हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो हम क्या करते हैं, हम जीने के इस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ों को सामान्य मान के अंगीकार करते रहते हैं, और उससे सोशल एक्सेप्टेंस मिलती रहती है। अब आप नए लड़कों से पूछो, मेरे कई ऐसे परिचित हैं, मेरे अपने बच्चे हैं, जब उनसे मैं बात करता हूँ तो वो भारत में रहने के लिए तैयार नहीं है। उनसे पूछो भाई आप क्यों भारत में नहीं रहना चाहते, वो क्या बताएंगे? जिनका विदेशी एक्सपोजर है, अरे यार यहाँ तो इतना, मतलब वही जो मोदी जी कहते थे, यार ये कोई देश है यार, यहाँ क्या है, यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ सड़कें टूटी पड़ी हैं। मतलब नहीं, इवन मोदी जी जहाँ जाते हैं और वहाँ उनका जो स्वागत करते हैं, उनको लोग यहाँ कहते हैं कि दीदी अगर इतना ही अच्छा ये देश है भारत, तो तुम यहाँ आ जाओ ना, वहाँ क्यों स्वागत कर रही हो मोदी का? तो उनके जो भारत, मतलब देश का क्या विकल्प हो सकता है? आप अपने देश को छोड़ के कहीं जा रहे हैं, केवल इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ वो जो है गाड़ियाँ हॉर्न नहीं बजाती हैं, या लोग वहाँ सड़कों पर थूकते पेशाब नहीं करते, या ये तो कोई आधार नहीं हुआ देश छोड़ने का। एक वो लड़का है सर, राजा गुज्जर, वो सोशल मीडिया की मतलब ऊंचा ऊंचा बोल के कुछ वीडियो बनाता है। तो कुदरती ऐसे उसका एक वीडियो सामने आ गया, वो विदेश में कहीं गया हुआ है और चुपचाप खड़ा होकर वीडियो बना रहा है। तो वो जो उसको ट्रोल कर रहा है, जो रोस्ट करना कहते हैं ये इस लैंग्वेज में, वो कह रहा था कि राजा गुज्जर भी बाहर जाके साइलेंट हो जाता है। बोला जो देश में चीख चीख के वीडियो बनाता है, वो बाहर जाके इतनी हिम्मत नहीं है ट्रेन में चीख दे। मैं कहता हूँ जो लोग अमेरिका जैसे विकसित देशों की 2-4 अच्छी बातें बताते हैं, उसे आप कभी भी अडॉप्ट कर लो। जब मैं कहता हूँ उन बच्चों से कि अगर ये सारी चीजें यहाँ से खत्म हो जाए, तो वो कहते हैं भारत से अच्छा कोई देश धरती पर नहीं है। हाँ भाई, सब ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने लग जाए। ये कौन करेगा फॉलो? हम ही करने, सरकार थोड़ी करेगी। या सरकार पर आप इतना प्रेशर डालो कि वो चीज़ों को मैनेज करे। अब बहुत सिंपल सा उदाहरण है, सरकार ने ये जब मोहल्लों से भीड़ कम करने के लिए सेक्टर बनाए, तो आज सेक्टर मोहल्लों में कन्वर्ट हो गए। वही भी वहाँ मोहल्लों वालों ने सेक्टरों में जाके रैंप बना लिए, वही बना लिए, वो रैंपों को तोड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि क्यों तोड़ रहे हो? तो ये कर तो हम ही रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहीं और है कि हमें सिविक सेंस जो है वो फ्रॉम डे 1 बताया जाना चाहिए। हमें सिविक सेंस है डे 1 से, लेकिन हम यहाँ फॉलो नहीं करेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे बाहर जाके।
तो फिर ये चीजें नहीं सुधरेंगी, या हम में से कुछ अच्छे लोग निकल के जो पढ़े लिखे हैं वो निकल ब्रेन ट्रेन हो जाएगा, बार बार हो ही रहा है जी, वो तो और फिर यहीं रह जाएगा। तो इंडिया तो एक फैक्ट्री बन के रह जाएगी, यहाँ से निकालो और वहां भेज दो, है जी। क्या करोगे आप? तो बाकी जो आपने कहा ना कि काकरोच मैंने मारा और बहुत सारे काकरोच आ गए, तो गति तो यही है। लेकिन काकरोच के बारे में जो बेसिक तथ्य हैं वो हमें जान लेने चाहिए। एक बंदा बोला जी काकरोच अमर है, मरता नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भारतीय काकरोच है वो उसका जीवन 2 से 3 साल का है ओके। मात्र। उसका आप सिर काट दोगे ना, वो सांस लेता रहेगा स्किन से, और फिर मरेगा तो किसी इन्फेक्शन की वजह से मरेगा। ये है काकरोच की कहानी। अगर ये कहानी इस पार्टी की होगी, ये सिर काट के भी लगेगी कि जैसे जिंदा है, चूंकि दूसरी तरीके से सांस लेने लगेगी। तो मुझे तो ये लगता है ये वही काकरोच है 12 साल पहले जिसका मतलब बाद में सिर काट दिया गया था विफल होने के बाद में, और फिर से ये लग रहा है कि मर नहीं रहा। मैं इसका स्वागत करता हूँ, इस आइडिया का स्वागत करता हूँ। नहीं, ये आइडिया है ना जो अभिजीत ने फॉलो किया, मुझे लगता है देश में कम से कम 2 लाख लोगों के मन में जरूर उस दिन ये बात आई थी कि सीजीआई ने कॉकरोच बोला है तो हम भी एक कॉकरोच जनता पार्टी बना ले। ये बात जरूर आई होगी लोगों के दिमाग में, चल रही थी बहुत लोगों के दिमाग में। हाँ, लेकिन उसने इम्प्लीमेंट किया उसको सोशल मीडिया, तो क्रेडिट उसे जाएगा, उसको जाएगा। तो बट मैं तो कतई इससे मुझे तो कोई उम्मीद व्यक्तिगत रूप से नहीं है। मैं स्वागत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ ये लोग सफल हों, लेकिन हमारे देश की जनता से हमारा ये आग्रह है कि भैया अच्छी तरह ठोक बजा के, चूंकि अभी 10-12 साल पहले तुमने ये प्रयोग देखा है, हमारी दिक्कत ये ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे हैं। हमारी दिक्कत ये है जब भी हम ठोक बजा के कोई चीज करते वही गलत करते हैं। हमारा काम तो देखो, हम मोदी जी को ठोक बजा के लेके आए, अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी जनता ने। लोग अरविंद केजरीवाल को ठोक बजा के लेके आए थे, तो जिसको भी ठोक बजा के लेके आते वो इनको ठोक के चला जाता है। देखो हमारे पता है क्या समस्या, मूल समस्या क्या है कि हम वोट देने के बाद 5 साल चुप हो जाते हैं। लाइबिलिटी नहीं है, हम लोकतंत्र का जीवंत हिस्सा नहीं बनते। हम अगर 5 साल हम सरकार पे नजर रखें और थोड़ा हम अपने जो नेताओं के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दी, देखिए वो जनप्रतिनिधि हैं, उनका सम्मान कीजिए। लेकिन मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि वो आपके यहाँ शादी विवाह में आ रहे हैं, मरने जीने में आ रहे हैं, उनका जो सोशल मिसयूज हो रहा है। नहीं, वो क्यों आ रहे हैं और आप उनको इतनी इज्जत क्यों देते हो? अब अभी एक घटना हुई है कि हरियाणा के किसी बड़े ब्यूरोक्रेट के भाई का निधन हुआ है, वहाँ ड्रामेबाजी चल रही है फोटो खिंचवा खिंचवा के दिखाने की। ठीक है, दुख सुख में शामिल होना एक अलग बात है, लेकिन आप इतना महत्वपूर्ण क्यों समझ लेते हो कि जब तक स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद बेटी की शादी में नहीं आएगा, मेरे कार्यक्रम में नहीं आएगा, तो मेरा अस्तित्व ही खतरे में है। तो नेताओं को अब मैं कह रहा हूं इज्जत देना बंद करो। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनको जूते मारने शुरू कर दो, लेकिन इतना महत्व मत दो कि वो अपने आप को भगवान सर्वोपरि भगवान समझने लगे। विदेश में कहीं नहीं होता। जिन अच्छे मुल्कों की आप बात कर रहे हो, मुझे एक व्यक्ति ने बताया था कनाडा में वो कुछ टाइम रहा कि मैं एमपी के साथ, इंडियन एमपी अपने काउंटर पार्ट के साथ में कनाडा में, मतलब वहाँ कोई डीलिंग ही नहीं, पब्लिक डीलिंग, कोई व्यक्ति सांसद के पास जाता ही नहीं। और हमारे पास हजारों लड़के हमारे हरियाणा के, सुबह ही सुबह कोई चंडीगढ़ भागा फिर रहा है सफ़ेद गाड़ी में, कोई दिल्ली भागा फिर रहा है, और साथ भर रखी है गाड़ी है, तेल फूंक रहे हैं लगातार, भाई साहब के पास जा रहे हैं। भाई साहब क्या रखा है इन भाई साहब? तेल की शॉर्टेज तो इन देखो एक बात सुनो, हमारा देश के लोग इतने पता नहीं अजीब स्थिति है। जैसे ही एक नेता का बेटा राजनीति में प्रवेश होता है, इन लोगों की सोच क्या होती, नौजवान है, नए ढंग से सोचता है, विदेश में पढ़ लिख कर आया है, ये कोई परिवर्तन करेगा। टट्टू परिवर्तन नहीं करता वो, कुछ नहीं करता वो। उसे ये पता है कि मेरा बाप जिस रास्ते चला है वही ठीक। वो बाहर से है, वो फिर दुष्यंत चौटाला बन जाता है, सारे बन जाते हैं, फिर वो टोटल सब पैसे कमाते हैं, अपना मजे करते हैं लाइफ में, आनंद। उन्हें पता ही नहीं है, उनको तो ये कहा गया कि भाई अब आजा, अब सही मौका है। वो आ गया, और वो जो बाप ज्ञान देगा वो ज्ञान महत्वपूर्ण है। कितने लोगों को मैंने सलाह दे रखी है, देश में व्यवस्था बदल जाएगी, देश बदल जाएगा, ऐसे करना वैसे करना, ट्रेडिशनल तरीके को छोड़ो, इनोवेटिव तरीके को अपनाओ, उससे जुड़ो। 2-2 घंटे मैंने बर्बाद कर रखे हैं भाई साहब, और कोई असर नहीं उस मानस पे रत्ती भर भी। बात पिताजी की समझ में आएगी, चूंकि पिताजी ने हजारों करोड़ इकट्ठा कर दिया, अब उसको संभालना है, तो वो आप लोगों के दुख दर्द संभालने नहीं आ रहा।
तो नेताओं के बेटों को तो कतई इज्जत देना ही बंद कर दो। इसके लिए तो मेरा एक ही शब्द है, इनको तो दो ही मत इज्जत। देश में 2 ही कामयाबी हुआ आज के दिन, एक तो नीतीश कुमार का बेटा निशांत हाँ। और एक अमित शाह का बेटा जय शाह। ये सबसे कामयाबी हुआ अपने है। कितने भी बुद्धि भ्रष्ट, बुद्धिहीन, मूर्ख से मूर्ख अपने बच्चों को भी प्रमोट कर देंगे और हम उनका स्वागत ही करते रहेंगे। भाई साहब शर्म आती है यार। 70 साल का आदमी 32 साल के 33 साल के लड़के के पैरों को हाथ लगा रहा है। तो कुछ भी नहीं है सर। एक यूपी का कोई गैंगस्टर है, बाहुबली नेता, उसके बेटे हैं 20-21 साल की उम्र के, और मतलब वो हार्डकोर क्रिमिनल के बेटे हैं, और वो जब अपनी गाड़ियों में निकलते हैं तो 80-80 साल के बुजुर्ग उनके पांव छूते हैं जी, उन बच्चों के, और वो रील डालते हैं बाकायदा उसके ऊपर कि फलाने भैया के बच्चे आ गए हैं, फलाने दइए। मतलब मानसिक गुलामी की इतनी हद जड़ता है यहाँ पे हमारे यहाँ। ये जो हमारे एक उसने जो इस पार्टी ने जो एक लिखा थोथी निंदा वाला जो लास्ट है कि हमारे यहाँ तो बाबे भी कूलर लेके चलते हैं। अब उनके साथ ये देखो, उन्हें ये तो पता है, जैसे वो कहेंगे मीडिया बिक गया, मीडिया कुछ नहीं कर रहा, या हम लोग पत्रकार का शब्द कर दिया पत्तल पाड़। हाँ मतलब उन्हें ये तो पता है कि ये जो आदमी ये धुतू वगैरह लिए फिर रहा है इधर उधर, या कलम जिसके हाथ में है इसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, उसको पता है ये बात, ठीक है। लेकिन वो भाषा नेता की बोल रहा है, उसे खुद नहीं पता। नेता ये चाहता है पत्रकार की इमेज बने कि वो बिकाऊ है, नेता ये चाहता है कि उसको पत्तल पाड़ कहा जाए। नेता ही पत्रकार का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो भाषा कौन बोल रहा है? नेता नहीं बोलेगा, अंदर सोचता है रात दिन, लेकिन सामने आ गया तो इज्जत करेगा, बिस्किट खिलाएगा, उनसे कहलवा रहा है। इसके अलावा एक हमारे यहाँ कंसेप्ट है लोकतंत्र में नागरिक समाज की, कि आप लोग इकट्ठा होके सरकार पर दबाव डालो। अब आपका यहाँ पानी साफ नहीं आ रहा, आप चिल्ला रहे हो, मीडिया कुछ नहीं कह रहा। मीडिया तो भैया 50 साल से यही कह रहा है कि सड़कें टूटी हुई है, पानी आ नहीं रहा, बिजली के कट लग रहे हैं, अस्पतालों में बुरी स्थिति है। कुछ हुआ? कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ जी। वो तब तक नहीं होगा जब तक तुम बाहर नहीं निकलोगे। फलोल में एक लड़का है, और एक दौर आता है धर्मेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ बीच में आपको अवरोध कर रहा हूँ, एक दौर ऐसा आता है कि जब शांतिपूर्ण तरीके ठीक हैं, सत्याग्रह आंदोलन ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आप ये एक उदाहरण देखिएगा चीज़ें कैसे सुधरती। इसी लोकतंत्र में एक महेंद्र सिंह टिकैत पैदा हुए, लोकतांत्रिक प्रोसेस है, सारे राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया, कोई उनसे बैर करके जिंदा नहीं रह सकता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कार्यशैली थी उनकी, क्यों ली? वो अनडेमोक्रेटिक आदमी नहीं थे, ना उनके अंदर कोई उस तरह की दबंगई थी। एक साधारण से किसान को ये जब लगा मेरे किसान भाई परेशान है, और उनके पास लोग जाते थे कि ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है और 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, या जो तो वो कहते थे कि ट्रैक्टर लाए हो, ट्रॉली है साथ में, चलो, और गए वहां से अपना नए वाला उठाया और आ गया। मतलब अगर उस व्यक्ति को, मैं बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, लेकिन मैं उनके कार्य करने के ढंग पे रिसर्च होनी चाहिए कि क्यों उनको जरूरत पड़ी। एक आदमी अपने आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन वो अपने साथियों का, संगी साथियों का, अपने समाज का दर्द देख के वो बेचैन हुआ, उसको रास्ता ये लगा। सही बात। तो हमें लोकतंत्र हमारा इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। अगर हमने इस लड़ाई में भाग लेना बंद कर दिया तो जो लोग सत्ताचारी है, जो व्यवस्थाचारी है, वही चीज़ें चलती रहेंगी। आपने हस्तक्षेप करना है। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, लोहिया ने ये कहा था। वो केवल बहुत छोटी सी बात नहीं है, बहुत गहरी 5 साल की बात नहीं है। जिंदा कौम वो है में जो हर समय जमहूरियत के लिए लड़ रही है, अपने बाद में इस डायलॉग का, उनकी इस बात का इस्तेमाल देश के हर वरिष्ठ नेता ने किया। वो तो करेंगे। देश का हर वरिष्ठ नेता ये कहता था जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती थे, और फिर बदले में मिलता था वो। भाई आप ये देखो धर्मेंद्र जी, एक एक अफसर हमारा, चाहे वो प्रोविंशियल सर्विसेज का है या अपने नेशनल कैडर पे है, ढूंढने से भी एक आदमी, और जो हमारे लोअर डिवीजन क्लर्क से लेकर नीचे तक के भाग हैं, सारा सिस्टम छापे लगते हैं। 200 करोड़ मिला, 300 करोड़ मिला, 400 करोड़ मिला, कुछ देखा उन पर कोई एक्शन होता है? सिंपल सी खेवट नाम कराने के 1 लाख रुपए पटवारी ले लिए जी, गिरफ्तार हुआ है। तो वो कहाँ से पैसा उगा रहे हैं और हम क्यों उनको दे रहे हैं? इसकी लड़ाई अगर आप सोच रहे हो कोई राजनीतिक दल लड़ेगा, भूल जाओ, ये लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। और ये इंस्टाग्राम पे कॉकरोच जनता पार्टी बना के नहीं लड़ी जा सकती। ना 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 ना, ना कुछ भी नहीं। अभी तो मुझे नहीं पता वो बंदा कौन है, उसे भारतीय समाज की वास्तविकताओं का ही नहीं पता होगा।
जनरेशन जेड के आधार पर आप क्या चला लोगे? मान लिया नहीं, आपके वो साथ, घुमा फिरा के जब बदलाव होता है, जैसे नेपाल में बदलाव हुआ, हाँ, वो उन्होंने सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, लेकिन आना तो पड़ा उसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, उनको चुनाव करवाने पड़े, चुनाव लड़के फिर आना पड़ा। हमारी पॉपुलेशन, हमें अपनी स्थितियों का ध्यान रखना होगा कि हम बहुत बड़ा देश है। नंबर 2, हमने तानाशाही की व्यवस्था ना अपना के लोकतंत्र को अपनाया। नंबर 3, हमारे आदर्श जो हैं वो गांधी, पटेल और नेहरू रहे। बुद्ध और नानक कबीर की परंपरा को जीने वाले लोग हैं। जो अभी नॉर्वे के हमारे कौन बोल रहे थे, वो बता रहे थे कि हमारे 5,000 साल की सभ्यता है, इसलिए नॉर्वे हम पे भरोसा करे, जॉर्ज भरोसा करे। तो भैया हमारी 5,000 साल की जो सभ्यता है उससे हम कट नहीं सकते। उन मूल्यों के साथ हमें जीना पड़ेगा, और वो मूल्य ये कहते हैं कि भागीदार बन, कर्म कर। गीता में ये है ना, कर्म कर, या तो कर्म भी करना छोड़ दिया। तो अब हम अपनी समस्याओं के उसके उन्मूलन की या निवारण की बात जो है और की डाल के मुक्त होना जाए। सरकारों का काम केवल आपको एक सुरक्षा प्रदान करना है, बेसिक इम्यूनिटी जीवन की प्रदान करनी है, इतनी सी बात है। देखो, एक दौर था, भारत की समस्या थी रोटी कपड़ा और मकान, और नेहरू तो इससे ही जूझते रहे। फिल्म भी बनी थी रोटी कपड़ा मकान। फिर समस्या आई बिजली सड़क पानी, वो अब भी चल रही है। हाँ। और उसके साथ में कहते हैं कि भाई कभी यार हेल्थ और एजुकेशन पे भी, वो केजरीवाल ने कर ली उस पे बात, वो भी बात होगी। तो और प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक सबके पास पक्का घर होगा, अब हो गया। तो उन्होंने तो सर वो है ना, उनकी हालत तो जितना जो कुछ कहा था, हाँ, वो तो दूर की बात है सर, जो था वो भी नहीं रहा। तो हमारे पास जो ऑलरेडी था उनसे पहले वो भी नहीं। देखिए, हालात बहुत नाजुक हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, अभी कल रवीश कुमार ने सर एक उद्योगपति की बात उठाई है, मतलब जेन्युइनली पत्रकारिता ये होती है जो की है। एक बंदे की कोयले की खदानें थी सर, कोयले का काम था, उस पे ईडी का छापा पड़ा सर, 500 से ज्यादा करोड़ का उसको आरोपी बनाया ईडी ने। 4 साल सर उसको जेल रखा। 4 साल जेल रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये डिसीजन हुआ कि उस बंदे ने कोई फ्रॉड नहीं किया है सर, जितने आरोप थे सब बेबुनियाद थे, खराब थे, और वो बंदा बाहर पढ़ के आया था जी। उसकी कंपनी को इसी दौरान अडानी की कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। अडानी को वो उसकी कंपनी चली गई सर। अब वो सड़क पे है वो बंदा, उसके पास ना उसकी कंपनी रही, 4 साल वो जेल में भी रहा, और हजारों करोड़ का उसके ऊपर आरोप लगाया, वो बेबुनियाद रहा, लेकिन उसकी पूंजी, उसकी कंपनी सब अडानी के खाते में चली गई है। और वो अग्रवाल है जो वेदांत अग्रवाल, उनके ऊपर भी केस हो गया। तो रवीश ये कह रहे थे कि अगर ये ऐसे कंपनियां दूसरों को दी जाती हैं तो फिर कौन उद्योगपति यहाँ पे आके अपना बिजनेस चलाना चाहेगा भारत में? तो बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए, 2 तरह की चीज़ है। एक पश्चिमी लोकतंत्र है जिसमें नागरिक जो है उसके दिमाग पर कोई बोझ ही नहीं है रत्ती भर भी, वो अपनी व्यवस्था से तंग ही नहीं है, किसी भी रूप में तंग नहीं है। एक वो लोकतंत्र है जहाँ व्यवस्थाओं के संरक्षण में, जहाँ भ्रष्टाचार पनप रहा है, अपराध पनप रहा है, अगर वहाँ आप बैठ जाओ मस्त होके तो काम नहीं चलेगा। मेरा कुल मिला के ये कहना है कि भारत का हर नागरिक इस लोकतंत्र के प्रोसेस में पूरा भाग ले, एक्टिव रहे, सतर्क रहे, और वही दृष्टिकोण उन्होंने ये जो कॉकरोच जनता पार्टी आ रही है इसके बारे में अपनाना है। चूँकि मनुष्य रूपी कॉकरोच आपने बहुत देख लिए हैं, ये भी मनुष्य रूपी है जो भी है, कोई लंबा चौड़ा मुझे अभी लग नहीं रहा है, लेकिन अगर आए तो वही ठोक बजा के भैया अच्छी तरीके से तसल्ली करके। फिर भी आप पीछे चाहे कितने भी लुटे पिटे हों, कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो कॉकरोच जनता पार्टी को भी उसी एंगल से देखें। हाँ, और अगर ये बच्चा बड़ा हुआ, थोड़ा सा हो गया, तो इसको निगलने वाले तैयार बैठे। और जो आज आपको क्रांतिकारी लगेंगे ना कि बहुत अच्छी बात कही, ये अच्छी बात कहने वाले सबसे पहले शिकार होते हैं, कीमत इन्हीं की लगती है। और हालात ये हो गए कि आज अच्छी बात करने वालों को हर आदमी शक की नज़र से देखता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, 70 साल का होने को जा रहा हूँ मैं, मेरा क्या लक्ष्य है भाई इस समय, लेकिन कहेंगे बड़ी बड़ी बात करता हूँ, कुछ ना कुछ तो है, या ढूंढो कुछ पहले कुछ हुआ क्या। यार, इस सोच के साथ आप क्या कर लोगे जीवन में? मान लिया आपने पता भी चल गया तो उससे क्या वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी? है? तो भाई देश के लिए समय देना सीखो, रोज 1 घंटा दे दो देश को।
और ये नेताओं का सम्मान करना बंद करो, इस डिस्क्लेमर के साथ कि बदतमीजी नहीं करनी। वो ये एक ही तरीका है कि इनको इतना महत्व मत दो कि तुम्हारे सिर पे चढ़े और चढ़ा रखे। हाँ, लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा सबसे खतरनाक है, और नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्ति पूजा को नए डायमेंशन दिए इस समय है। वो तो खुद ही भगवान बन गए। तो अगर ये पर्सनैलिटी कल्ट हिंदुस्तान से खत्म हो जाता। बात इस पे कॉकरोच पे ही चली, लेकिन कल एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, सारे बीजेपी के नेता बहुत रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। एक वो दौर था जब मोदी जी ने कहा मैं भी चौकीदार हूँ, राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है, हर बीजेपी नेता ने कहा मैं भी चौकीदार हूँ। कल राहुल गांधी ने बोला कि नरेंद्र मोदी गद्दार है। तो बीजेपी का कोई नेता या अब नहीं लिख रहा कि मैं भी गद्दार हूँ, लेकिन इससे ये सवाल जरूर खड़ा कर रहे हैं बीजेपी के साथी कि क्या देश के प्रधानमंत्री को कोई विपक्ष का नेता गद्दार बता सकता है? नहीं, विपक्ष का नेता क्या चीज़ है? विपक्ष का नेता इस देश की 60-62% लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो राह चलता आदमी है क्या? आपका पूरा संगठन और आप लगातार उसके साथ जिस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, मैं वकालत नहीं कर रहा कि राहुल गांधी को ये कहना चाहिए था, लेकिन तुम तो उसको सीधे देशद्रोही कहते हो। तुमने तो उसके चरित्र, अब तुम्हारे ऊपर आई तो आज सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को वो टूल किट चला गया कि आप भी निंदा करो, और आ जाएंगे वो पुतले फूंकने पे। इनके यहाँ तो एक पुतला दहन प्रकोष्ठ है राष्ट्रीय स्तर पे जो ये काम करता है। ये खाली रह नहीं सकते। मोदी जी को ये पता है कि जिन है, इनको कोई ना कोई काम दिए रखो। अब नहीं बोल रहे भाई एडवीना नेहरू जी के फोटो आपने, अरे एडवीना छोड़ो, नेहरू जी के फोटो तो उनकी बहन और भांजी के साथ थी, उस पर भी तुमने करे। अब कल से जो कुछ हो रहा है, जो मैडम के साथ हो रहा है टॉफी वाली, उस पर तो आप लोग बड़े गौरव की बात महसूस कर रहे हैं। एक काम नेहरू करे हैं। इतने मूर्ख लोग हैं इस देश में, सिर्फ टॉफी खरीद ली, लोगों ने पार्ले जी कंपनी के शेयर खरीद लिए जी, ये सोचे बिना कि वो जिस कंपनी धर्मेंद्र जी वो कंपनी नहीं है, वो ये वाली पार्ले दूसरी कंपनी है वो भाई। 5 रुपए का शेयर है, 5.25 का कल हुआ है। आज मुझे पता लगा कि ये देश के जो लोग हैं कहते हैं कि हमारा शेयर मार्केट में ये डूब गया, इसकी बड़ी वजह क्या है? ये मूर्ख है सारे के सारे, ये शेयर ट्रेडिंग करते हैं देखा देखी लोगों की। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं मदारी को उतना दोष नहीं देता जितना तमाशबीनों को देता हूँ। मदारी तभी तक है जब तक तमाशबीन बैठे हुए हैं। तो ये जो वो डुगडुगी बजाई और बंदर लेके आ गया और सारा गांव इकट्ठा हो गया, इस प्रवृत्ति से मुक्ति पानी पड़ेगी, और कोई तरीका है नहीं। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी अभी इंस्टाग्राम पे है। कॉकरोच जनता पार्टी कहाँ पहुँचेगी ये वक्त के तहखाने में है, और वक्त सब कुछ क्लियर कर देता है। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि बार बार चले जाने के बावजूद अब ज़रूरत है कि आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी में उतनी काबिलियत होगी तो ये आप लोग उसको ज़रूर अपनाएंगे, लेकिन पहले शक करना इंसान का स्वभाव है और पत्रकार का होता है, तो शक भी करना होगा। इंस्टाग्राम पे जुड़िए। इंस्टाग्राम एक वर्चुअल दुनिया है, उसको जब ज़मीन पे वो उतरती है तो अलग परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन ये सही है कि कॉकरोच जनता पार्टी आज देश के करोड़ों युवाओं तक अपना एक उनको मैसेज दे चुकी है, जो बहुत मुश्किल काम है आज के दौर में। आने वाले समय में इसका क्या रुख रहेगा उस पर नज़र बनाए रखिए, और वर्तमान जो राजनेता हैं उनको इस पर सजग होना चाहिए कि अगर कोई बंदा कॉकरोच कह के भी पार्टी बनाता है तो इनसे बेहतर कॉकरोच को वो मानने लगे हैं। तो ये जो लोग करोड़ों हजारों करोड़ रुपए डकार के बैठे हैं अपने घर पे, इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, इस देश की जनता का पागल बना रहे इतने सालों से, भाई थोड़ी अकल ले लो। क्योंकि अगर सच में ये कॉकरोचों की पार्टी जिंदा हो गई और इनकी नीयत भी ठीक हुई तो तुम्हारा हाल भी नेपाल वाला ही होगा। इसलिए संभल जाइए, और जिस काम के लिए जनता आपको चुनती है आप वो काम करिए। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अपने विचार जरूर साझा करना। विचारों को साझा करने की प्रक्रिया ही एक स्वस्थ हेल्दी समाज का आईना होती है दोस्तों, उसमें ये प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।